मित्रों, आज एक और नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे पास काफ़ी दिनों से लोगों की क्वेरी आ रही है फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, और यहाँ तक कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस संदेश बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो लोग यह जानना चाहते हैं कि अब एसएससी ने परिणाम घोषित कर दिया, हम लोगों का चयन भी लगभग होने वाला है, तो अब कार्य की प्रकृति और वेतन क्या होगा। अनुवादक यदि आप बनते हैं तो आपके कार्य की प्रकृति और वेतन क्या होगा, सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर का वेतनमान कितना होगा, कितना अंतर होगा। एक मित्र ने तो मुझसे यह भी पूछा कि उनके नीचे कितने स्टाफ कार्यरत होंगे। तो मित्रों, मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोग इस अनुवादक के पद पर चयनित हुए हैं। अनुवादक के पद पर चयनित होकर जैसे ही आप किसी विभाग में जाएंगे तो अनुवादक के पद का नाम बदल दिया गया है। कई विभागों ने इसको स्वीकार कर लिया, 2-4 विभाग जो बचे हुए हैं वो भी स्वीकार करने की प्रक्रिया में हैं। तो आप जाते ही सबसे पहले कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी कहलाएंगे, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और जो सीनियर ट्रांसलेटर चयनित होंगे उनका नाम होगा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी अर्थात सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। आपके नीचे अर्थात आपके मातहत जो होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आपके मातहत कोई होंगे, कार्य की प्रकृति सीनियर ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर दोनों की एक ही होती है। किसी किसी विभाग में आपको एक टाइपिस्ट और एक स्टेनोग्राफर और एक एमटीएस मिलता है। एमटीएस का काम होता है कार्यालय की फाइलों को अधिकारी तक पहुंचाना या फिर अन्य संदेश अधिकारी से कर्मचारी तक पहुंचाना। इसके अलावा जो हिंदी टाइपिस्ट होते हैं उनका काम होता है हिंदी में प्राप्त पत्रों का या फिर आप अनुवाद करके देते हैं उसका टंकण करें। लेकिन यह देखने में आया है कि कई ऐसे विभाग हैं जहां आज की तारीख में टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर के पद नहीं है। पद होने के बावजूद उस पर लोग नहीं हैं। तो आप जिस दिन से ज्वाइन करेंगे आपको जो भी स्क्रिप्ट मिलेगा, यदि भाग्यवान हुए तो आपको एक टाइपिस्ट मिलेगा, अन्यथा आपको खुद ही अनुवाद करना पड़ेगा। कागज़ पे करिए या सीधे पीसी पर करिए। तो जो लोग अब यह आशा कर रहे हैं कि उन्हें चयनित कर लिया जाएगा और उनको कोई न कोई विभाग आवंटित किया जाएगा, तो वे लोग अभी से हिंदी में टंकण करना सीख लें, क्योंकि कार्यभार जाते ही बढ़ जाएगा। आपको कोई 2 दिन 4 दिन गाइड करेगा, 2 दिन 4 दिन सिखाएगा, उसके बाद आपको हर काम स्वयं करना पड़ता है। तो यदि आप टंकण सीख लेंगे, हिंदी में टाइपिंग सीख लेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम वेतनमान की चर्चा करते हैं। एक जूनियर ट्रांसलेटर का जो वेतन होगा वह शुरुआत होगा 35,400 रुपये से। आपका बेसिक जो बनता है मूल वेतन वह होगा 35,400 रुपये। इसके ऊपर शहर के अनुसार, यदि आप 3 तरह से शहर क्लासिफाइड हैं, उसमें एक्स, वाई, जेड। एक्स में मेट्रो आते हैं, वाई में जो सेमी मेट्रो हैं, और बाकी सारे शहर जेड क्लास में आते हैं। तो जो लोग मेट्रो शहर में होंगे उनको अपने बेसिक मूल वेतन पर 24% का एचआरए मिलेगा, अर्थात मकान भत्ता, आवास भत्ता मिलेगा। जो लोग वाई क्लास सिटी में पोस्टेड होंगे उनको 16% आवास भत्ता मिलेगा, और जो लोग जेड क्लास शहरों में जाएंगे उन्हें उनके कुल वेतन, मूल वेतन पर 8% भत्ता मिलेगा। आप इसको जोड़ते जाइए, 35,400 रुपये के ऊपर आपको इस प्रकार से आवास भत्ता मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और भत्ता दिया जाता है, वह होता है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहा जाता है, अर्थात कार्यालय से आप अपने आवास आएंगे जाएंगे उसके लिए। उसका भी एक निश्चित प्रतिशत होता है, अंदाजन 4500 रुपये आपको यह टीए मिलेगा। एक्स वाई शहरों में, जेड शहर में हो सकता है थोड़ा कम हो। इसके बाद आपको डीए मिलेगा। डीए का मतलब है महंगाई भत्ता। यह केंद्रीय सरकार साल में 2 बार इसकी घोषणा करती है। इस साल हालांकि घोषणा हुई थी लेकिन उसको वापस ले लिया गया और संभवतया 2021 तक अब डीए नहीं मिलेगा। तथापि जब आपको डीए मिलना शुरू होगा तो अभी शुरुआती डीए 17% है, अर्थात 35,400 रुपये का 17% आप जोड़ लीजिए तो यह आपके वेतन में जुड़ेगा। अर्थात कुल मिलाकर के 35,400, उसके बाद A1 शहर मान लेते हैं मेट्रो सिटी, मेट्रो शहर में आपको 24% उस पर महंगाई भत्ता, और उसके ऊपर आपको टीए और क्षमा करें, महंगाई भत्ता 17% है, उसके ऊपर टीए है। तो मेट्रो शहर में आपको महंगाई भत्ता मिलता है 17%, ये हर शहर में मिलेगा। आवास भत्ता 24%, उसके बाद लगभग 4500 रुपये आप जोड़ लीजिए उसमें, वह आपका टीए होगा। इसके बाद बाकी कार्यालय में जाएंगे तो हर 3 महीने में आपको पेन मिलेगा और
15 महीने में एक बार आपको तौलिया मिलता है, और बाकी हाथ पैर धोने के लिए कभी कभी वो लोग क्लीनिंग मटेरियल के रूप में साबुन देते हैं। आप अगर वरिष्ठ अनुवादक के रूप में कहीं कार्य ग्रहण करते हैं तो वहाँ आपका वेतनमान शुरू होगा 47,600 रुपये, अर्थात 4,600। अब ये देखिए कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के वेतनमान में कितना अंतर है, लगभग 12,200 रुपये का। 35,400 वहाँ मिलेगा और यहाँ 47,600 रुपये। तो अगर आप वरिष्ठ अनुवादक के रूप में जुड़ते हैं तो इसी क्रम में आपको डीए भी अधिक मिलेगा, एचआरए भी अधिक मिलेगा। इस प्रकार से यह आपकी मूलभूत चीज़ें होंगी। आप जिस कार्यालय में जाएंगे, भारत सरकार का नियम यह कहता है कि जो अनुवादक होगा अक्सर सीधे अपने अनुभाग अधिकारी अर्थात कार्यालय प्रमुख के नीचे काम करता है, पर कई जगह ऐसा नहीं है। कई जगह क्या है, आपके ऊपर एक प्रभारी अधिकारी होंगे। प्रभारी अधिकारी होंगे वो सिर्फ आपके कागजात या पत्र हस्ताक्षर करने के लिए होंगे, बाकी चीज़ें आपको स्वयं करनी पड़ती है। दोस्तों, अनुवादक के रूप में आपसे यह अपेक्षित होगा कि कार्यालय में जो भी कागजात धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं, यह राजभाषा नियम में आप पढ़ेंगे। आपको राजभाषा नियम पढ़ना जरूरी होगा क्योंकि उसी के अनुसार आपको चलना होगा। धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 14 कागजात आते हैं। ऐसे कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करना पड़ता है। यदि आपके कार्यालय में पहले से अनुवादक हैं या अनुवाद अधिकारी हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको यह सब मार्गदर्शन स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। मित्रों, इसके लिए अमेजन किंडल पर मैंने एक पुस्तक डाला हुआ है, राजभाषा कार्यान्वयन। आप उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप चाहें तो वह पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जिस दिन आप कार्यालय में कार्य ग्रहण करेंगे उसके बाद से आपको क्या क्या कार्य करना पड़ता है, किस किस प्रकार के अभिलेख आपको तैयार करने पड़ते हैं, क्या क्या और भी उसमें जुड़ा काम रहता है, वह सब मैंने उसमें दिया हुआ है। तो आप यदि उसको ले लेंगे तो आपके वह बहुत काम आएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि धारा 3(3) के अंतर्गत जो कागजात जारी होते हैं उसको आपको द्विभाषी करना होगा। अभी तक तो आपने सामान्य प्रकार का अनुवाद किया होगा और सामान्य प्रकार के अनुवादों में कहानियों की या इस तरह की चीज़ों की होगी, पर आपको प्रशासनिक अनुवाद के क्षेत्र में आना होगा। उसके लिए आपको प्रशासनिक शब्दावली का सहयोग लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको कार्यालय में हर 3 महीने में एक बैठक का आयोजन करना पड़ेगा। उसे विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कहा जाता है। इस बैठक में आप अपने विभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन या हिंदी का जो कार्य हो रहा है उसकी प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं और जो कमी होती है उसको सबके नज़र में ले आते हैं। उसका विवरण भी आपको भेजना पड़ता है। उसके बाद आपको हर 3 महीने में राजभाषा विभाग के वेबसाइट पर जा कर के एक तिमाही रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। आपके कार्यालय में पूरे महीने के अंतर्गत जो पत्राचार होता है हिंदी में या जो नोटिंग होती है उसका विवरण आपको जमा करना पड़ता है। इसके अलावा आपको मासिक रिपोर्ट और फिर छमाही रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्टें तैयार करनी पड़ती है। अब उसके बाद से आपकी एक और जिम्मेदारी रहेगी, आपको जितने भी आपके कार्यालय में प्रशिक्षित लोग नहीं हैं उनको हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजना है। विशेषकर यह लागू होगा जो ख या ग क्षेत्र के कार्मिक हैं उनके ऊपर। ख अर्थात जिस क्षेत्र में हिंदी मातृभाषा नहीं है और ग जहाँ बिल्कुल हिंदी नहीं चलती है, तो उन क्षेत्रों में आपको कार्मिकों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजना पड़ेगा। राजभाषा विभाग का एक और विभाग है हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ आपको भेजना पड़ता है। उसमें फिर टंकन का प्रशिक्षण दिलाना पड़ता है, शॉर्ट हैंड का दिलाना पड़ता है। तो आप जो प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे जिन लोगों को, उनका एक रजिस्टर रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे उस पुस्तक में मिल जाएगी। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होंगी और काम भी बहुत बड़ा होगा। देखने में आपको लगता होगा कि काम बहुत कम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पद पर जुड़ने के बाद आपके कैरियर प्रोबेशन क्या रहेंगे। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में विकास करे। मित्रों, अनुवादक के कैरियर में आपको अगर जूनियर से ज्वाइन करते हैं अर्थात कनिष्ठ अनुवादक के रूप में आप कार्य ग्रहण करते हैं तो आपको उसके बाद अगला जो मिलेगा वह होगा वरिष्ठ अनुवादक का, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी का। उसके बाद फिर अगली सीढ़ी आती है, उसमें आप सहायक निदेशक बनते हैं, उसके बाद उप निदेशक, उसके बाद संयुक्त निदेशक और उसके बाद निदेशक। वैसे राजभाषा का जो भी संवर्ग है इसमें कई ऐसे विभाग हैं जिसमें पदोन्नति और प्रोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। कई ऐसे विभाग हैं जहां आप कनिष्ठ अनुवादक के रूप में जुड़ते हैं और आप कनिष्ठ अनुवादक या बहुत मुश्किल से वरिष्ठ अनुवादक के रूप में वहां से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अगर अच्छा विभाग मिल गया तो
तो आप भाग्यवान रहेंगे, आप सहायक निदेशक और उप निदेशक तक जा सकते हैं। अन्यथा आपको केंद्र सरकार में एक और नियम है कि उसमें यह कहा गया है कि आपके पूरे कैरियर में, पूरे सेवा काल के दौरान आपको कम से कम 2 पदोन्नति मिलनी चाहिए। तो 2 पदोन्नति अर्थात 20 साल के बीच में आपको 2 बार प्रमोशन मिलना चाहिए। पहला आपका होगा सीनियर ट्रांसलेटर का, दूसरा होगा सहायक निदेशक का। यदि आपको दोनों नहीं मिलते हैं तो हर 10 साल बाद वेतन वृद्धि दी जाती है, अर्थात आपको वरिष्ठ अनुवादक का वेतन आपको दे दिया जाता है। उसके बाद अगले 10 साल बाद आपको सहायक निदेशक का वेतन मिल जाता है। तो ये दुआ करिए कि आपको अच्छा विभाग मिले और प्रोन्नति के अवसर आपको अच्छा मिले। बड़ा विभाग तो बड़ी चीज़ें, छोटा विभाग तो छोटी चीज़ें। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने जैसे मित्रों में शेयर अवश्य करें।